एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स को, और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय कौन करता है, इनरिवर्सिबिलिटी के टाइप्स, ये सारी चीजें हमने डिटेल में इंटरव्यू सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। बहुत ही सिंपल लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये जानना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, सिंपल लॉ है, फिर भी बहुत बार गलतियां होती हैं। मैंने भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट किए हुए हैं। काफी लोग, मतलब 50% लोग तो सही आंसर देते हैं, बट स्टिल 50% लोग गलत आंसर देते हैं। तो आज आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ हम 30 एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि टोटल कितने लॉज हैं। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ को, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। जीरोथ लॉ को डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर इंटरव्यू सीरीज आपने नहीं देखा तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ को, और जिस लॉ को हम डिस्कस करेंगे उसके इंपॉर्टेंस को भी उसी टाइम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली किसकी डिस्कवरी मानी जाती है? वो मानी जाती है जूल साहब की। जूल साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब दे कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन 1840 टू 49 के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। किसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट किए? वो ट्राई कर रहे थे कि जो हीट है हमारी Q और जो हमारा वर्क है W, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए। इसके पहले क्या था? इसके बीच में रिलेशन नहीं था जी, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इससे पहले जो हीट थी ना, इसको हम मानते थे कि ये एक तरह का इनविजिबल फ्लूइड है। ये क्या है? एक तरह की एनर्जी हम नहीं मानते थे। हम ये मानते थे कि ये एक तरह का इनविजिबल फ्लूइड है जो हाई कैलोरी एनर्जी से लो कैलोरी एनर्जी की तरफ फ्लो करती है। तो हम इसको एनर्जी नहीं मानते थे, हम इसको एक तरह का इनविजिबल फ्लूइड मानते थे। जूल साहब ने हीट और वर्क में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया और बोला कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, मतलब दोनों की जो यूनिट होगी वो सेम होगी। अब इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंसी बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उन्होंने किया क्या? कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया। यहाँ पे एक पुली से स्ट्रिंग लटका दिया इन्होंने, स्ट्रिंग से उन्होंने क्या किया? एक स्टिरर लगा दिया। और ये जो इनका टैंक था, ये एक तरह का एडियाबैटिक वॉल थी, मतलब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी और वर्क ट्रांसफर होगा। यहाँ पे वर्क ट्रांसफर क्यों होगा? इन द सेंस कि आप जब आपका वेट ये नीचे जाएगा, वेट नीचे जाएगा तो ये इसको मूव करवाएगा, मूव कराएगा तो ये इसमें क्या होगा? स्टेयर करेगा, स्टेयर करेगा तो यहाँ पे वर्क ट्रांसफर होगा। अब ये जो वर्क ट्रांसफर होगा वो कन्वर्ट होगा हमारे इसके, उन्होंने बेसिकली देखा, उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि जब ये स्टर करेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इस फ्लूइड में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो इस फ्लूइड में क्या चेंजेस आएंगे? बेसिकली हम देखें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा, उसके वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल का या पूरे सिस्टम का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस टेम्परेचर को उन्होंने मेजर किया कि ये टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे एक बार उन्होंने वाटर लिया, इसके बाद मर्क्यूरी लिया, लिक्विड हटा के उन्होंने सॉलिड भी लिया। सॉलिड में एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है? सॉलिड में क्या होता है? दो सरफेस रब करते हैं तो रबिंग के थ्रू हीट कन्वर्जन होता है, जो हमारा वर्क होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है उसके वजह से हीट जनरेशन होती है, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी लॉसेज की वजह से। तो ये पूरा कन्वर्जन का प्रोसेस है। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करके बताया कि जो वर्क एंड हीट है ये बेसिकली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। क्या बताया उन्होंने? वर्क एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो उन्होंने यहाँ पे एक जूल कांस्टेंट या जूल इक्विवेलेंट इसे हम कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर होता है वो हीट के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हीट जो होती है वो वर्क ट्रांसफर के
प्रोपोर्शनल होती है, मतलब उन्होंने कहा इन शॉर्ट कि ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब ये फर्स्ट लॉ हीट और वर्क में सिमिलरिटी प्रोड्यूस किया तो उन्होंने कभी इसके क्वालिटी की बात नहीं की। किसकी बात की? क्वांटिटी की बात की। मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से वर्क और हीट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सेकेंड लॉ के हिसाब से वर्क और हीट में डिफरेंस है। वो डिफाइन करता है कि एनर्जी सारी सेम नहीं होती हैं, वहां पे भी डिफरेंशियल है उन दोनों के बीच में। क्या है? एक हाई ग्रेड एनर्जी होती है, एक लो ग्रेड एनर्जी होती है, जिसे आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि Q जो है एक लो ग्रेड एनर्जी है और W क्या है? एक हाई ग्रेड एनर्जी है। तो क्वालिटी, एनर्जी में क्वालिटी की बात करता है हमारा सेकेंड लॉ, और एनर्जी में क्वांटिटी की बात करता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटी की बात नहीं करता है, वो कहता है एनर्जी है तो है, वर्क है तो है, इन दोनों में क्वालिटी डिफरेंस क्या है ये इसके बारे में बात नहीं करते हैं। किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी है, अगर सेम अमाउंट में है तो फर्स्ट लॉ के माइंड में या फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो सेम है, बट सेकेंड लॉ के हिसाब से ए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर हैव अ डिफरेंट वैल्यू, उसका सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग होता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये किस तरीके से आपको चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था? ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि हीट और वर्क क्या है? सिमिलर है। अब यहाँ पे जो चीजें हमने परफॉर्म किया है उसको ये यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया? एक मैथमेटिकल रिलेशन बिल्डअप किया। इसीलिए इससे पहले भी इसके रिलेटेड बहुत सारे काम हुए थे, बट किसी ने एक मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दिया, किसी ने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया, वैल्यूज नहीं बताई, इसलिए वो जो लॉ है बेसिकली ये पूरी क्रेडिट दिया जाता है हमारे जूल साहब को, क्योंकि जूल साहब ने ये सारी चीजें स्टेब्लिश की। क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हमारा वर्क है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा W 1 to 2 है, ठीक है, ये कुछ नीचे फॉल हो रहा है तो कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो वर्क है यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है हीट में, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है उसे इन्होंने कह दिया, सपोज कर देते हैं Q21 कह देते हैं, कुछ भी कह लो आप, ये वर्क दे दिया इन्होंने, ये हीट दे दिया, कोई भी नोमेनक्लेचर ले लेते हो आप, दैट इज नॉट अ बिग डील। उन्होंने कहा कि अगर ये साइकिल है, देखो एक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है 1 और 2 मिलके एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा, समेशन ऑफ एनर्जी का जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। या तो इसको दूसरे लैंग्वेज में आप समझ लो कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा पहले वाले स्टेटमेंट से, कि जो मैंने कहा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द साइकिल इज 0, एनी साइकिल इज 0, वो क्यों मैंने कहा? वो इसलिए मैंने कहा कि जो यहाँ पे सपोज कुछ हीट इनपुट दे रहे हो, कुछ वर्क आउटपुट दे रहे हो, तो ये जो पूरा समेशन होगा हीट एंड वर्क का, ये 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा। मतलब फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि जो हमारे सिस्टम की एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब यहीं से निकल के आया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कहां से निकल के आया? यहीं से निकल के आया। तो इसे कुछ लोग या कहते भी हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, और ये हम फिजिक्स 12th से पढ़ते आए हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। अगर थोड़ा सा हम और टेक्निकली बात करें तो ये कहता है कि जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q इज इक्वल टू, समेशन की बात कर रहे हैं हम, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ W, ठीक है। अब ये जो साइन है वो आपको D नहीं दिख रही है, वो D इसलिए नहीं दिख रही है कि इसे हम कहते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसे हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों कहते हैं? मतलब वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जो अपने पाथ पे डिपेंड करते हैं। आगे हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है वो एक तरह का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो एनर्जी होती है या जो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है वो एक तरह का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, बट शायद कम ही लोग जानते हो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। एज लॉन्ग एज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, मतलब वो वैल्यू क्या रहेगी? रिमेन सेम रहेगी। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और कोई ऐसा फंक्शन है जो अपने पाथ पे डिपेंड करता है तो उसे हम कहेंगे इनएग्जैक्ट
डिफरेंशियल। अब मैथ के डिटेल में नहीं जाएंगे और उसके डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीजें ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जुल साहब ने कहा कि इन दोनों की जो इक्वलिटी है आप लगा सकते हो, यहाँ पे आपको W रखना है, तो मतलब साइक्लिक समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू J एंड समेशन ऑफ W। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है फॉर द क्लोज सिस्टम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर द क्लोज सिस्टम। इसको मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने। इसी तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, जिसमें आपको मिलता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, जो आप हर जगह लगाते हो, टरबाइन, कंप्रेसर, इन सारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में सिस्टम पे जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम। यहाँ पे जो जूल इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है दैट इज J इज इक्वल टू होता है 4.1858 जूल, और इसे हम 1 कैलोरी भी कहते हैं। तो बहुत बार आपसे इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन, मतलब कैलोरी और जूल का कन्वर्जन भी पूछ लिया जाता है। इसके डायमेंशन में भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये भी आप याद रखना। और जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने डिस्कस किया, उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जिन चीजों को आप समझ चुके हो उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री इज 0। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर कोई सिस्टम है हमारे पास और वो सिस्टम की जो बाउंड्री है वो हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहती है, तो क्या तरीके हो सकते हैं, या तो वर्क ट्रांसफर हो या तो हीट ट्रांसफर हो, मतलब इन शॉर्ट हम कहें तो एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, मास फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से इंटरेक्ट करने का। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किसी भी टाइप की जो एनर्जी है जो आपको बाउंड्री को क्रॉस कर रही है उसका अलजेब्रिक समेशन 0 होगा। अलजेब्रिक समेशन की मीनिंग है यहाँ पे समेशन विथ साइन, ठीक है, साइन के साथ समेशन करना है। आपको पता है बेसिकली यहाँ पे Q की बात करते हैं हम, W की बात करते हैं, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको साइन के साथ डिस्कस करना है। अगर हीट एडिशन टू द सिस्टम है तो पॉजिटिव लेना है आपको, हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम है तो आपको निगेटिव लेना है। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम आपका वर्क डन कर रहा है, सिस्टम से वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क को पॉजिटिव लेना है। और सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो या फिर सिस्टम वर्क ऑन द सिस्टम इज नथिंग बट अ नेगेटिव, तो यहाँ पे W क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। तो ये साइन जो है कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, पूरा फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे तो हम साइकिल की बात कर रहे थे, प्रोसेस भी हो सकता है, या फिर किसी भी सिस्टम में, ठीक है, किसी भी सिस्टम में सपोज करिए आपका सिस्टम है, इसको आपने कुछ हीट दिया और यहां से कुछ वर्क आउटपुट मिला। अब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, मतलब कुछ तो एनर्जी यहाँ पे गई है, वो कहाँ गई है, तो वो एनर्जी बेसिकली यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे सिस्टम में। और जो एनर्जी यहाँ पे हमारा सिस्टम एक्यूमुलेट करता है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है आपको एक सिस्टम की प्रॉपर्टी देता है जिसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक तरह की क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। किस टाइप की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इंटरव्यू सीरीज में, आप जरूर देखिए वो लेक्चर, बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हमने उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया है, कैसे हम प्रॉपर्टी को एलोबरेट करते हैं, जैसे प्रेशर टेम्परेचर कहने के लिए तो है, हम कैसे उन चीजों को फील कर पाते हैं कि बेसिकली इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया है। ये एनर्जी है, और किस टाइप की एनर्जी है, ये एक्सटेंसिव एनर्जी है जो मास पे, सिस्टम के हमारे मास पे या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव एनर्जी जो होती है वो हमारे सिस्टम के मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ई एनर्जी है, तो आप कहोगे जो एनर्जी होती है वो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वो होती है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब वो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। एज लॉन्ग एज पॉइंट इज सेम, वैल्यू ऑफ एनर्जी विल रिमेन सेम। तो ये पॉइंट फंक्शन होती हैं। पॉइंट फंक्शन होती हैं, इसका मतलब मैथमेटिकली अगर हम कहें तो ये कौन सा डिफरेंशियल होंगी,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो मैथमेटिकल फंक्शन जो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल कौन है, क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, एच है, व्हाट एवर दैट, इस टाइप से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन के लिए ये भी पूछेगा, यहाँ पे ई नहीं बोलेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि डब्ल्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू क्या है। तो क्यू माइनस डब्ल्यू इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी। क्यू माइनस डब्ल्यू क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ई के इक्वल है। तो क्यू माइनस डब्ल्यू, देखो क्यू अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है। क्यू इज द पाथ फंक्शन और ये प्रॉपर्टी हमारे सिस्टम की नहीं है। डब्ल्यू इज द पाथ फंक्शन और ये भी हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर हम Q माइनस डब्ल्यू कह दें तो वो E हो जाता है, इंटरनल एनर्जी हो जाती है और वो हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि Q माइनस डब्ल्यू क्या इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि समेशन ऑफ वर्क और हीट फॉर द साइक्लिक इंटीग्रेशन, या फिर किसी भी साइकिल के लिए समेशन ऑफ वर्क एंड हीट जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। अब इक्वल का मतलब क्या है, E की वैल्यू 0 होती है। E की वैल्यू 0 होनी भी चाहिए, क्योंकि E क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है और साइकिल के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। आपको 1 से 2 जाना है तो चाहे आप यहां से यहां जाओ, चाहे आप यहां से यहां जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू प्रॉपर्टी की सेम रहने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम T ले लेते हैं तो T क्या है, एक प्रॉपर्टी है और पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर यहाँ का हमेशा यही रहेगा, चाहे आप इस पास से जाके यहाँ से घूम के यहाँ आ जाओ, चाहे इधर से जाके इधर से यहाँ पे आ जाओ। जब तक आप पॉइंट ए पे हो टेम्परेचर T1 है तो T1 ही रहेगा। जब तक पॉइंट 2 पे हो, आप कहीं से पहुंचे हो, यहाँ से पहुंचे, यहाँ से पहुंचे, जब तक उसका टेम्परेचर T2 है वो T2 ही रहने वाला है। उसी तरीके से जो E की वैल्यू है वो भी एक पॉइंट फंक्शन है, तो एज लॉन्ग एज पॉइंट इज सेम, आपकी वैल्यू सेम रहेगी। और जो साइकिल होती है, साइकिल अगर सिंपली हम कहें तो साइकिल क्या है, साइकिल एक तरह का सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चेंज इन प्रॉपर्टी क्या रहेगी, 0 रहेगी। प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज हुआ नहीं ना, वो इनिशियली भी वही वैल्यू थी और फाइनली भी वही वैल्यू है। तो चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 होगी। इसलिए साइकिल के लिए ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। अब जो चीजें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में डिस्कस किया है वहां उसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे अप्लाई करके लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक डायग्राम दिया रहेगा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको उसके लिए लिखना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पे कुछ हीट इनपुट हो रही है, कुछ हीट रिजेक्ट हो रही है, कुछ वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, कुछ वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है किसी भी सिस्टम को आपने जितना हीट दिया है उसका अलजेब्रिक समेशन प्लस जो वर्क आउटपुट है उसका अलजेब्रिक समेशन, दोनों अगर इक्वल नहीं है दैट मीन वहां पे कुछ हीट एडिशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला कि साइकिल है, अगर साइकिल बोल देता तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ वर्क, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती। बट यहाँ पे एक सिस्टम है और यहाँ पे ये सिस्टम है, इसलिए इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती है इंटरनल एनर्जी की कुछ वैल्यू हो। तो हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया नहीं गया है। तो सिंपली हम जो अलजेब्रिक साइन है उसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हीट एडिशन हो रहा है, Q1 हीट रिजेक्शन है, Q2 हीट एडिशन है, हीट एडिशन है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, Q1 नेगेटिव होगी, डेफिनेटली Q1 नेगेटिव होगी। ये हीट एडिशन है, पॉजिटिव होंगे दोनों, तो Q2 भी पॉजिटिव होगा एंड Q3 भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कोई है हीट यहाँ पे नहीं है। दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या हमारे सिस्टम के एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो हमको नहीं पता है तो हमने लिख दिया यहाँ पे, प्लस अलजेब्रिक समेशन ऑफ वर्क। अलजेब्रिक समेशन ऑफ वर्क करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा W1 क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, माइनस W4 भी हो जाएगा क्योंकि 4 भी सिस्टम के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, और 3 और 2 ये आउटपुट हैं तो ये पॉजिटिव होंगे, तो दैट इज 3 + 2। अब इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन भी हैं वहां पे हम डिस्कस करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी आपसे ये कोई डायग्राम देके इस टाइप से सिंप्लीफिकेशन भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको करने आना चाहिए।
अब जिस एनर्जी को हम तब से प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पॉइंट पे डिपेंड करती है, अब उसको एक बार मैथमेटिकल उसका प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या सच में वो पॉइंट पे डिपेंड करती है, क्या पाथ पे डिपेंड नहीं करती, अलग अलग पाथ के लिए भी उसकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे उसी के डेमोंस्ट्रेशन के लिए किया गया है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। अब ये थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, देख लेना आप वो लेक्चर जैसे मैं इंटरव्यू सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 बाय फ्लोइंग द पाथ 1, अब ये पाथ 2 टू 1 गए हैं, जो हमारे स्टेट पे वो पाथ 2 फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल डायग्राम दिया गया है, कहा गया है कि हमारा सिस्टम है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाता है, एक बार ये पाथ फॉलो करता है ए और रिटर्न करता है पाथ बी से, दूसरी बार ये जाता तो है पाथ ए से बट पाथ सी से वापस आता है। तो यहाँ पे जो इसका वापस आने का पाथ है वो दो पाथ है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पाथ हैं बट पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट क्या है दोनों के लिए सेम है। ये साइकिल कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो आपसे पूछ रहा है कि दिखाओ इसे कि ये शो करता है, ये जो हमारा प्रोसेस है पूरे ये साइकिल जो है ये शो करती हो कि जो हमारी ई है वो पॉइंट फंक्शन है, मतलब ये हमारा पाथ चेंज होने से बी या सी चेंज होने से ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये आपको शो करना है। तो सिंपल इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आप शो कर सकते हो। तो अगर हम ए पाथ की बात करें तो क्यू ए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लगा रहे हैं, क्यू ए इज इक्वल टू, ये हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई ए प्लस डब्ल्यू ए, बहुत ही सिंपल इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम बी के लिए लिख देते हैं, तो सिंपली हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू ई बी, बहुत ही सिंपल है, दैट इज डब्ल्यू बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारी एक साइकिल कंस्ट्रक्ट हो गई। देखो ए 1 टू 2 गए ये ए के थ्रू और 2 टू 1 गए बी के थ्रू, तो ये दोनों मिलके, ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या बना लिया, एक साइकिल बना लिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द साइकिल हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, समेशन ऑफ क्यू एट ए बाई पाथ बी, बी पाथ मतलब फॉलो कर रहे हैं, आते जाते ए बी पाथ फॉलो कर रहे हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ऑफ द पाथ ए बी, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम कह देते हैं, लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, पहले वाले में क्यू ये है, दूसरे वाले में क्या है क्यू बी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, बहुत ही सिंपल। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, क्या कर देते हैं, क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए के इस साइड ले आते हैं, इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो डब्ल्यू बी माइनस क्यू बी, बहुत ही सिंपल है। ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना ये क्या है, प्रॉपर्टी है, Q माइनस डब्ल्यू क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है, इनको भी माइनस साइन बाहर ले लो, ये भी इसी तरीके से दिखने लगेंगे। तो क्यू बी माइनस डब्ल्यू बी, ये भी माइनस साइन से कुछ फर्क पड़ता नहीं, माइनस साइन ले लिए तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन से आप लिखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई ए, और इनको आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, ई बी, और माइनस साइन तो हमारा आएगा ही, तो माइनस क्या हो जाएगा ये डेल्टा ई बी, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया 4, बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से आप पाथ सी के लिए अप्लाई कर दो, कोई डाउट नहीं है, आप यहां से आए और यहां से चले गए तो इस इक्वेशन में बस यहाँ पे बी की जगह पे सी हो जाएगा। अगेन ये सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो अब मिलेगी, दैट इज डेल्टा ई ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई सी, सिंपल ये वैल्यू मिल जाएगी। कौन कौन से प्रोसेस के लिए, जब हम कंसीडर करेंगे प्रोसेस ए टू बी, जब कंसीडर करेंगे पाथ ए एंड सी को, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में ये क्वांटिटी क्या है, सेम है, जब ये क्वांटिटी सेम है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, सेम होगी ना भाई, मैथ है ना ये, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे ना, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, होगा ना, माइनस होगा, माइनस को टेंशन मत लो, अब मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम कह देंगे ई बी इज इक्वल टू डेल्टा ई सी। तो आप देखो ये कह रहे हैं कि चाहे आप पाथ बी से जाओ चाहे पाथ सी से जाओ, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है भैया वो सेम रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप लौटते टाइम बी वाला पाथ ले लो चाहे आप पाथ सी वाला ले लो। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये एक तरह का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पे हम स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे
तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि मास का हमने डिवाइड कर दिया और मास को वहां से रिमूव कर दिया, तो जब वो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी ही नहीं, तो किस टाइप की प्रॉपर्टी बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जो चीजें हमने डिस्कस किया है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर दिया है कि आपका कोई डाउट नहीं रहे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो स्टेटमेंट बेसिस पे आता है, ज्यादा कम ऐसा चांसेस होता है कि आपके मैथमेटिकल डेरिवेशन रिलेटेड जो हमने किया है उस पर भी पूछता है, बट कम चांसेज होते हैं। तो पहला कंक्लूजन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम रहेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो हमने चीज डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, एनर्जी हैज अ डिफाइंड वैल्यू फॉर एवरी स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, एनर्जी क्या है, एक तरह का स्टेट ऑफ सिस्टम की डिफाइंड वैल्यू है, मतलब किसी भी स्टेट पे जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। और ये क्या है, एक तरह का पॉइंट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया था। द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज जीरो। कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिंपल उसका नाम भी है। जब वो प्रॉपर्टी है तो वो क्या पॉइंट पे डिपेंड करेगी, न कि उसके पाथ पे डिपेंड करेगी। जब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी तो साइकिल के लिए वो हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि साइकिल के लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज ऑलवेज बी ए सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है तो वो साइकिल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगी, उसे हम साइकिल कहेंगे ही नहीं। और एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सिंपली एज एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। डेफिनेटली ये एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। और जो आपका ई है, एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। अगर ई बाई एम कर देते हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्योंकि मास से आपने उसको डिवाइड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका सिंपल, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज, जो आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, बहुत बार हमने चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किया कि वो क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बी अ जीरो। साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पॉइंट पे डिपेंड करती है। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पढ़ना है आपको। पहला, एनर्जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नहीं भैया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका, एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन, बिल्कुल सही बात। हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात। हीट कैपेसिटी mc ना, mc क्या है, हीट कैपेसिटी है, और वो क्या है, मास पे डिपेंड करती है, तो क्या है, एक इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारा 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, भले मैं भूल गया हूँ लिखना, बट पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स क्या है भाई, एक तरह का सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। किस टाइप का थर्मोडायनामिक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम है, एनर्जी क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। एनर्जी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब होगा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, जब वहां पे हीट ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, एनर्जी एक्यूमुलेशन होगा, तब बढ़ेगी, यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है, मतलब बाकी सारे हैं, एक नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन है, बाकी सारे क्या है, पाथ फंक्शन है, कई बार डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ये रहा आपका डायग्राम, और मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल है, ये आपका सिस्टम है, सिस्टम का अलजेब्रिक समेशन हमने डिस्कस किया था। किसी भी सिस्टम का जो एनर्जी ट्रांसफर है या एनर्जी इंटरेक्शन है विद द बाउंड्री, उसका अलजेब्रिक समेशन क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। तो कर लो भैया, हीट एंड वर्क डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे हीट है, समेशन हो रहा है, तो Q1 हो जाएगा, Q2 क्या है, रिजेक्शन हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू डेल्टा ई। वर्क कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे W1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो W2 प्लस W3 माइनस W1, तो W2 W3 माइनस W1, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो C करेक्ट होगा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अगेन द सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि इसके पहले हमने कहा, एनर्जी के बारे में कहा गया है कि स्टेट 1 से 2 तक जाते हैं, ये स्टेट 1 है, यहां से 2 तक जाते हैं, एक रास्ता है ये का। इनके पास रिटर्न होने के लिए दो रास्ते हैं, दो अल्टरनेटिव रास्ते हैं, इससे भी ये रिटर्न हो सकते हैं और इससे भी रिटर्न हो सकते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो पाथ है इनके पास, बी एंड पाथ सी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डेल्टा ई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि इसका पॉइंट क्या है, सेम है। देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है, ये ले सकते हैं E1 इक्वल टू 0, ये E2 इक्वल टू 0 एंड E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। भैया देखा इस तरीके से मत लो, इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे ये बोला गया है चेंज इन एनर्जी 0 होगी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। देखिए ये कह रहे हैं कि पॉइंट ये से ये गए, अब सपोज कर लेते हैं हम अपने मर्जी से कि यहां से यहां जाने के लिए इन्होंने 10 किलो जूल का हीट एब्जॉर्ब कर लिया, हमारा सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल से बढ़ गई। अगर ये सिस्टम अब यहां से यहां वापस जाएगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, पक्का रिलीज करेगा। यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ पे उसको रिलीज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू उसको क्या करनी है, मेंटेन करनी है कि यहाँ पे E1 की जो वैल्यू शुरू में थी वही होनी चाहिए। अगर यहाँ से ये टर्न आउट होके आ गया है तो चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक जो पॉइंट है यहाँ पे E की दो वैल्यू नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसने कुछ ऐड किया, यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्ट किया और कुछ वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया। भैया पॉइंट सेम है तो वैल्यू भी सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे T की वैल्यू 2 हो जाएगी, 23 डिग्री या 26 डिग्री, ऐसा थोड़ा नहीं हो जाएगा। एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू रहेगी ना T की, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू रहेगी ना P की, उसी तरीके से एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू रहेगी E की। और हमने डिस्कस कर लिया है कि एक क्यों रहेगी, ऑलरेडी हमने उसको प्रूव कर दिया है। तो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर एक प्रोसेस में इसने जितना एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया है, जितना अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया है, दूसरे में उसको वापस देना पड़ेगा। यहाँ से कुछ पैसा इसने लिया है तो यहाँ पे कुछ पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। ये चीज समझ गए आप? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। when the heat transfer into the system is more than the work out of the system। वाह वाह क्या बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपका इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो Q है भैया वो ज्यादा है आपके W से, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, हीट ये सिस्टम हमारा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है। ये कह रहे हैं ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो बीच में कुछ एनर्जी चली गई, वो कहां चली गई, इंटरनल एनर्जी में चली गई। तो इंटरनल एनर्जी में गई है तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक इंसुलेटेड टैंक है जिसको हीट किया जा रहा है करंट फ्लो से, तो करंट फ्लो होगा वायर में, वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, आपको दिया गया है तो सिंपल आप फाइंड आउट कर सकते हो। इंसुलेटेड टैंक है भैया, सिस्टम है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना आप, ऐसा नहीं कि ये वायर है, वायर में करंट फ्लो करेगी तो हीट जनरेट होगी तो आप पट से हीट की वैल्यू लिख दो। ध्यान देना आप, यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ध्यान देना है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। ये कह रहे हैं इस पूरे टैंक को थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल रहे हैं। सपोज करिए हमारा टैंक है और इसमें हम एक वायर रखे हैं जिसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। ये जो हमारा सिस्टम है, ये इंसुलेटेड है तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा नहीं होगा, इधर से हीट ट्रांसफर होगा नहीं होगा ना, तो Q की वैल्यू पहले आपको 0 लिखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करती है तो उसमें क्या होता है, हीट में कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे हीट की वैल्यू आएगी। नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आएगा W इलेक्ट्रिकल, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू माइनस I स्क्वायर R। सिंपली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और इसको वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ये 100 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 23 और ये कितना हो जाएगा 230000, ये कितना हो जाएगा किलो, एक किलो में रख दो तो ये हो जाएगा तो 2.3 हो जाएगा आपका। तो जो वर्क है वो हो जाएगा 2.3, Q हो जाएगा 0। तो ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, बट फिर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। Q की वैल्यू क्या है, 0 है, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 2.3। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा दैट इज A। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजिली आपको बस फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करना था। बहुत सारे लोग बहुत बार क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि ये उनसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय, कौन कहा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने इसको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हीट एंड वर्क, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जीपीएससी, यूपीएससी, ओपीएससी, गेट, ईएस सब में पूछा जाता है ये, और रिपीटिवली यही वाला लैंग्वेज, यही क्वेश्चन, ये इसी सीक्वेंस में आपका ये भी रहता है। तो क्या है भैया, हीट एंड वर्क क्या है, एक तरह के पाथ फंक्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ अलग हो गया तो हीट ट्रांसफर अलग हो जाएगी, पाथ अलग हो गया तो वर्क ट्रांसफर अलग हो जाएगा। हम आगे जब पढ़ेंगे ना, जब डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, तो वहां पे आप इजीली डायग्राम से भी इंटरप्रेट कर पाओगे, और वैसे भी आपने पढ़ा होगा तो आप कर पा रहे होगे कि किस तरीके से एक दूसरे से ये अलग होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन 12 नंबर क्वेश्चन, द आइडियल गैस कैन बी टेकन फ्रॉम पॉइंट K टू पॉइंट 1, पॉइंट K टू पॉइंट N तक लाया गया इनको, 3 डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ है, अलग अलग पाथ की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। अगेन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या सही होगा, द सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ईच प्रोसेस, बात बिल्कुल भी सही है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ की जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहेगी, चाहे आप इस पास से आए, चाहे आप इस पास से आए, चाहे आप इस पास से आएंगे, इस पॉइंट की सेम रहेगी। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, मतलब आप ई एन माइनस ई के करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, चाहे आप किसी भी पाथ से मूव करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें आप, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, जूल्स साहब ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हो सकता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम है यार, उसका दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं, जैसे इनवर्स इज द बेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम, डिस्कस किए हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब जो इंटरव्यू सीरीज है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा सी होगा, रिमेन सेम, हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर टू द क्लोज स्टेशनरी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना इसकी लैंग्वेज को, हीट ट्रांसफर टू द क्लोज स्टेशनरी सिस्टम है, मूव नहीं कर रहा है, और कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश किया। वैसे तो जो भी हम पढ़ते हैं हम ये मान के चलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया है। जब गैसेस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम मान के चलते हैं। हमारा सिस्टम जो है मॉलिक्यूलर लेवल को छोड़ दे तो हमारा जो सिस्टम है वो भी स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या होगा भाई, जब कोई वर्क नहीं हुआ, हीट ट्रांसफर आप कर रहे हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना, बहुत ही सिंपल, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शॉर्ट कमिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखो आ गया ना क्वेश्चन, क्या किसकी बात करता है भैया, ऑप्शन देखो आप, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ एनर्जी, नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ एनर्जी, इसकी बात कौन करता है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ये भी जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पास, ये बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में, हमारा प्रोसेस होगा नहीं होगा, किस डायरेक्शन में होगा, क्या क्वालिटी होगी एनर्जी की, ये सारी बातें कौन करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट यहाँ का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर इन द साइक्लिक प्रोसेस इज +20, -5, -10 एंड +15 किलो जूल, नेट वर्क डन फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस। भैया आपको सिंपली जोड़ देना है, हीट कहां जाएगी, जूल साहब ने कहा था हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, वर्क हीट में कन्वर्ट होगी, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो। बाकी साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा ई की वैल्यू रहेगी 0, डेल्टा ई की वैल्यू 0, तो जोड़ते हैं हम इसको, देखो ये माइनस माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास नेट W की वैल्यू क्या बची, 20, तो +20, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन 1 kg लिक्विड स्पेसिफिक हीट आपको दिया गया है, इज stirred in a closed chamber on it temperature is increased by the 10 degree centigrade, heat loss to the surrounding is 3 kilojoule, the work done on the water during the process will be, अब कितना वर्क ट्रांसफर किया गया होगा आप समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है कि ये हमारा कोई सिस्टम है, यहाँ पे एक स्टरर लगाया गया है, इसको घुमाया जा रहा है, घुमाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क आपसे पूछा गया है। ये बोल रहे हैं कि इसके टेम्परेचर में चेंज हुआ है, डेल्टा टी की वैल्यू 10 दिया गया है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम सी डेल्टा टी हो जाएगी, m की वैल्यू 1 दिया गया है तो c डेल्टा टी ले लेते हैं, c की वैल्यू कितना है देख लो आप 3 है,
और डेल्टा टी की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 किलो जूल लेना है। हाँ, किलो जूल लेना है, यूनिट भी ध्यान देना आप। तो ये हो जाएगा 30 किलो जूल इसकी इंटरनल एनर्जी। कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ हीट रिजेक्ट हो रही है। कितना हीट रिजेक्ट हो रही है भाई? 3। ठीक है, बहुत सिंपल, 3 हीट रिजेक्ट हो रही है। अब वैल्यू लिखें हम, वैल्यू लिखते हैं, हीट रिजेक्शन है -3 लिखोगे आप क्यू को। इंटरनल एनर्जी कितना हो रही है भाई? 30। वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्या लिखोगे आप? माइनस W की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनको इधर कर लेते हैं, इनको इधर, कितना हो जाएगा? 33। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सी लिख के भागोगे आप और मिलेगा आपको -1 मार्क्स, ये जितना भी माइनस मिलना होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ H बी द हीट सप्लाई। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि यार ये तो H इंथैल्पी है, हीट है, दोनों अलग अलग हैं, क्या करें क्या करें। भैया देखो, इंथैल्पी और हीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट अ इंथैल्पी। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स जब आएंगे तो सारे फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट अ इंटरनल एनर्जी। कैसे आ गया आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर द प्रोसेस के लिए पूछा गया है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर H इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आगे चलो आप। ये क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है ना, मैं बोला था इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ दिस वन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q is heat transfer to the system and this one is the work done by the system, transfer to the system। ठीक है, then which of the following is the exact differential? इसमें से exact differential कौन होगा भाई? heat transfer to the system और वर्क प्रोड्यूस बाय द सिस्टम, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों का माइनस, मतलब दोनों को आप क्या करोगे? ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द प्रोसेस यार, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी है। इसकी वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो E क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका D। वेरी सिंपल, पहले ही बताया था मैंने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डील्स विद, भाई बहुत बार पूछ लिया गया, क्या डील करता है ये? क्या डील करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, मोमेंटम मत बोल देना भैया, मोमेंटम पढ़े बहुत हो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है। परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड काइंड, मतलब परपेचुअल मोशन मशीन 2 सेकंड लॉ को वायलेट करती है। परपेचुअल मोशन मशीन, यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या कहती है भाई? अ मशीन सप्लाई वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे बोला गया भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ये तो एनर्जी क्रिएट कर रही है ना। अगर भैया बिना कुछ लिए कुछ दे रही है, इसका मतलब क्या है? हमारी ये मशीन एनर्जी क्रिएट कर रही है। और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक कहता है कोई ऐसी मशीन नहीं है जो एनर्जी क्रिएट कर सकती है, केवल एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। जैसे पेट्रोल को काइनेटिक एनर्जी में हमारी बाइक ट्रांसफर कर देती है, इसी तरीके से, और हमारी जो बाइक है वो काइनेटिक एनर्जी को, जो हमारा रोड है उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सबका अपना अपना काम है, इस तरीके से हमारा काम भी चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म। किसने कहा था भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कितनी बार कहेंगे? और ये पूछा गया आपके जीपीएससी एमबीआई में, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, देखो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या कहा था एनर्जी के बारे में? यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। उन्होंने कहा था भाई किसी भी सिस्टम के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा अलजेब्रिक समेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अरे सिंपली देख लो यार, एग्जांपल देख लो, एक यहाँ से हमने Q1 दिया, यहाँ से हमने Q2 दिया, यहाँ से W1 आया, यहाँ से W2 आया और यहाँ से W3 आया। अब आप ये कह लो कि W1, W2, W3 का समेशन अगर इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? हमारा सिस्टम अपने आप से एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया है, जो कि फर्स्ट लॉ कहता है गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिफाइंड प्रॉपर्टी कॉल। किसको डिफाइन किया था भाई? किसको डिफाइन किया था? एंट्रोपी को? नहीं, एंट्रोपी को किसने डिफाइन किया था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रेशर वॉल्यूम इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने डिफाइन किया था, ये भी प्रॉपर्टी है, बट फर्स्ट लॉ ने जिसको डिफाइन किया था वो है एनर्जी। एनर्जी एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डील्स विद, अगेन एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो मेंशन किया गया है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।